आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी और आज की बड़ी खबर में बड़ा सवाल यही है कि सेकेंड फेज में क्या बीजेपी अपने मोमेंटम को बरकरार रखेगी। क्या यह नैरेटिव बीजेपी को वाकई में पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा या फिर दीदी एक बार फिर बीजेपी के इस मोमेंटम, बीजेपी के इस एज को जो फर्स्ट फेज में मिलने का वो दावा कर रही है ह्यूज वोटर टर्नआउट के बाद, उसे रोक पाने में कामयाब होगी। और इस सबका फैसला अगर हम कहें तो काफी हद तक ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी करने वाली हैं। तो अगले 25 घंटे के बाद जनता अपना फैसला सुना चुकी होगी। भय जीतेगा या भरोसा, जनता ईवीएम में लॉक कर चुकी होगी। फर्स्ट फेज का वोटर टर्नआउट, खासकर हिंदू डोमिनेट सीट्स जो हैं, वो बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि भाई भद्रलोक में भी तो हिंदू रहता है, क्या भद्रलोक का एलीट अपर क्लास हिंदू वो बीजेपी के साथ उठ खड़ा होगा? क्या टीएमसी से इतनी नाराजगी होगी कि फिर वो बंगाली भाषी हिंदू हो या फिर हिंदी भाषी हिंदू हो, जिसमें मारवाड़ी हो, गुजरात के लोगों की बात करें वो हो, क्या वो सब मिलकर वाकई में बीजेपी को अपना लेंगे? क्या एकदम जो कोर कलकत्ता है, जहां पर आप बालीगंज की सीटों की बात करते हैं, जहां पे आप चौरंगी लेन की सीटों की बात करते हैं, क्या वो एकदम बिल्कुल अंदर का जो कोलकाता का रीजन है, क्या वहां पर वाकई में बीजेपी अपने लिए इनरोड्स बना पाएगी? बीजेपी को 50% हिंदू वोट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दीदी को जो सेकंड फेज की 142 सीटें हैं, यहां पर खास तौर से भद्रलोक का और उसके आउटर सर्कल का अच्छा खासा हिंदू वोट उनके खाते में भी जाता है। और इसीलिए बीजेपी को पसंद नहीं करती है वहां की पार्टी। पिछले जो रिकॉर्ड कहते आए हैं, वहां की जो जनता है वो हमेशा टीएमसी को चुनती है। फिर जहां पर 70% से ज्यादा हिंदू आबादी है, वो भी टीएमसी के खाते में चली जाती है। तो इसीलिए सवाल यही है घूम फिर के कि जो हिंदूवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी कोलकाता के हिंदुओं को अपना बनाने में क्या इस बार वाकई में कामयाब हो पाएगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हम आपको एक एक करके कुछ डेटा भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो सेकंड फेज में मुस्लिम बहुल सीटें कौन सी हैं, जिसमें हम मान के चलते हैं खासतौर से वो दक्षिण 24 परगना का इलाका है, वहां पर दीदी को एडवांटेज रहता है। वो ममता का एक तरह से बेस माना जाता है कि ठीक है वहां पर बीजेपी, क्योंकि अगर बीजेपी को वाकई में बंगाल की सत्ता पर काबिज होना है तो उसे भद्रलोक में भी सेंधमारी करनी होगी, उसे हिंदुओं का वोट अपनी तरफ खींचना होगा। तो क्या उसके लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, कैसे वो वोट बैंक आएगा, ये हम आपको दिखाएंगे। जरा हम ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि हिंदू डोमिनेंस वाली जो सीटें हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं। तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि कुल 62 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो 25 से 70% है, जिसमें से 61 अभी टीएमसी के पास है और बीजेपी के खाते में 0 है। अब सेकेंड फेज में अगर हम हिंदू बहुल सीटों की बात कर लें, हिंदू फैक्टर की बात कर लें, तो आपको बताएं कि टीएमसी के पास अभी जहां पर 90% से ज्यादा हिंदू वोट बैंक है, वहां 33 में से 23 सीटें हैं। अब जरा सोच के देखिए कि हिंदू बहुल जहां 90% से ज्यादा हिंदू है, बीजेपी जो हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है आमतौर पर पूरे पैन इंडिया, तो वहां पर जाकर टीएमसी किस तरह से 90% वाली हिंदू डोमिनेटिंग सीटों में भी 33 में से 23 सीट अपने खाते में कर लेती है। जहां पे 80 से 90% हिंदू है, वहां 27 में से 23 सीटें टीएमसी अपने खाते में कामयाब करने के लिए तैयार हो जाती है। तो 60 से 80% में 65 सीटें आती हैं, ये भी काउंट होंगी 90 और 80 वाली। 60 से 80 में अगर आप सोच रहे होंगे कि फिगर इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है, तो आपको बता दें कि लगभग आप देखिए कि जहां पर हिंदू डोमिनेटिंग सीटें हैं वहां पर सीधे सीधे टीएमसी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि आमतौर पे जो परंपरागत सोच है कि हिंदू बहुल सीटें मतलब बीजेपी, वो यहां पर कम से कम नजर नहीं आती है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि जहां पर 50 से 70% मुस्लिम हैं, वहां पर 11 सीटों में से टीएमसी के खाते में 10 जाई हैं और अन्य के खाते में 1 गई है। तो यहां पर भी देखिए कि इसीलिए कहा जा रहा है कि सेकेंड फेज जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है और ममता के लिए एक तरह से कहें तो सेकेंड लाइफलाइन मानी जा रही है कि अगर बीजेपी ने फर्स्ट फेज में कुछ अच्छा कर भी लिया तो यहां पर बीजेपी को उसे रोकना होगा। यानी 18 से 50 तक का ग्राफ नहीं बढ़ने देना होगा, तभी मैजिक नंबर 148 जो है वो ममता दीदी के पास रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, बीजेपी पिछले इतने सालों से मेहनत कर रही है, कोर्स करेक्शन किया है, माछ भात खा रही है, बाकायदा मछली लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। तो जरा सोच कर देखिए कि किस तरह से यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दीदी के इस भद्रलोक में बीजेपी क्या अपने लिए इनरोड्स बना पाएगी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे। हमारे साथ मानव जायसवाल हैं, प्रवक्ता टीएमसी के, विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के, इमरान सोलंकी एआईएमआईएम के बंगाल अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता जुड़ने जा रहे हैं। तो ये सभी मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मानव जायसवाल जी आप ही से पूछ लें, क्या इस बार आपसे भद्रलोक का जो आपका हिंदू वोट बैंक है वो भी छिटक गया है? वो भी कह रहा है कि भाई ठीक है, बंगाली हिंदू हूं, बंगाली के नाते दीदी को हर बार मौका दिया है, लेकिन अब मुझे भी बेहतर सुविधाएं चाहिए, नौकरी चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी मुझ पर भी लागू होती है भाई।
पहले तो आपके माध्यम से बीना जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और आपके जितने भी शुभचिंतक हो, व्यूअर्स हो, उनको भी और पूरे देश को। देखिए, बड़ा अद्भुत है ये जो पिच हमेशा हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा क्या करती है, अपने पिच पे आके खेला करती है, लेकिन बंगाल में आके उल्टा हो जाता है। बीजेपी को बंगाल के पिच में खेलना है तो बंगाल की पिच बड़ी स्पिनिंग पिच है, ईडन गार्डन, आपको पता ही है। और जहां तक बात है, आपने अभी बोला माछ भात खाना होगा, अरे मंगलवार के दिन माछ भात खा रहे हैं, ये हिंदू का पिच है। साथ ही साथ जब आप बात करते हैं खेला हो गए, और जिस तरीके से आपने सारे आकलन लगाए, जहां हिंदू बहुमूल इलाके हैं वहां हम सबसे पुरतोष तरीके से 92% सीट्स हमारी हैं। कौन है हिंदू और कौन है मुस्लिम? कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम? भारतीयता है सबसे बड़ी दिग्गज वाली चीज। भारतीयता पे वोट मिलता है बंगाल में। बंगाल ने भारत के लिए बहुत बलिदान दिया है, इस भारत के लिए। तो भारत का वो बलिदान इतनी आसानी से ये भैरूपी पार्टी नहीं छीन पाएगी। इनका बलिदान है कहां? इन्होंने कौन सा बलिदान दिया? इन्होंने हमारे भावनाओं के साथ खेला। आज 4 दिन हुए नहीं, पहलगांव का पहला साल बीता है, इन्होंने हमारे भावनाओं के साथ खेला। हमारे माताओं के सिंदूर का नाम लेके इन्होंने उस सिंदूर से खेला है, जहां ट्रंप के ट्विटर से बोल देते हैं कि वॉर बंद हो जानी चाहिए। ये है इनकी भारतीयता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे कश्मीरी तो ठीक है सर, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको पूरा भरोसा है आपका भद्रलोक का वोट इंटैक्ट रहने वाला है, उसे एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया है अपने हार्ड हिंदुत्व की लाइन को छोड़कर, तो वो सब पसंद नहीं आने वाला है, आप कॉन्फिडेंट हैं? शिवम भी हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं। शिवम भाई, ये एक चैलेंज रहा है, डेटा आपके सामने। मानव जायसवाल जी आपके पास आऊंगी, दूसरा राउंड भी होगा, अभी तो लंबी चर्चा है 1 घंटे की। शिवम, नहीं, आपने कुछ जवाब कुछ पूछा तो मुझे जवाब दे देना चाहिए। एक बार इनका रिएक्शन ले लो। आपने हार्ड लाइनर को सॉफ्ट लाइनर हिंदुत्व बोल दिया। भाजपा का सॉफ्ट लाइनर हिंदुत्व, ये तो भाजपा ही नहीं बोल पा रहे हैं, आपने बोल दिया। मैंने क्या कहा? हैट्स ऑफ टू यू। जहां माछ भात खाने की जरूरत पड़ेगी वहां माछ भात भी खा रहे हैं ना, ये बताया मैंने आपको कि भाई ठीक है, पिछली बार ठीक है सर। मैं जब अच्छा चलिए, आपने मेरी तारीफ कर दी, बहुत अच्छी बात है। मैं जरा शिवम से बात कर लूं। बोल के एक अलग प्रजाति बोल देते हैं, ये है इनका। ठीक है, देखिए सच्चाई देखिए ये है कि भाजपा डरी हुई है, पैनिक में है। इन्होंने इतनी शक्तियां जोड़ दी, एसआईआर करा दिया, 28 आप कॉन्फिडेंट है ना? को वंचित रख दिया। आप कॉन्फिडेंट है ना? जनता कॉन्फिडेंट है, जनता को, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। शिवा, मुझे बताइए, ये एक यक्ष प्रश्न है, डेटा भी आपका सपोर्ट कहीं से नहीं करता है कि भाई ठीक है, अगर आप हिंदू हार्टलैंड की पार्टी माने जाते हैं, उसके बावजूद भी जैसे ही आप कोलकाता पहुंचते हैं तो वहां पर आप सिफर हो जाते हैं ग्रेटर कोलकाता में। और खासतौर से कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 11 में से भी आप 0 पर ही टिकते हैं। तो भाई ऐसा क्या रोड़ा है कि भाई जो आपका परंपरागत वोट माना जाता है, हिंदू, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, है ना, एलीट हिंदू वर्ग, वो वोट बैंक आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है? उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी चेंज कर ली और इस बार वो क्यों करेगा भरोसा? देखिए, मैं ओवरऑल बात करता हूं और इस पर भी स्पेसिफिकेशंस में आता हूं कि आप कहती हैं कि खास तौर पर जो हमारा परंपरागत हिंदू वोट बैंक है वो हम पर क्यों नहीं आता, और बंगाल में आकर स्थितियां या फिर कलकत्ता और ग्रेटर कलकत्ता में आके चीजें, कोलकाता में आके चीजें कैसे बदल जाती हैं। दूसरी तरफ मानव जायसवाल ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम जीतेंगे। बंगाल में मुझे लगता है कि इतिहास में पिछले खास तौर पर 2012 के बाद से अगर मैं बात करूं तो टीएमसी अपने सबसे एक्सट्रीम पैनिक मोड में है। उसके लिए 2-4 बयान और क्या कारण है कि वोट टर्नआउट नहीं हो पाता, उसकी स्थिति भी आपके सामने मैं बताता हूं। आज ही अभिषेक बैनर्जी का कल का बयान आया है, कहते हैं पिछली बार भी हम आरामबाग हार गए थे, गोघाट हार गए थे, पुशरा हार गए थे, लेकिन किंतु हमारी जो है उदारता थी, तुम बच गए। इस बार मैं खुद जिम्मेदारी संभालूंगा। 4 तारीख 12 बजे के बाद देखूंगा कि किसमें कितनी ताकत है, कौन सा दिल्ली का बाप तुम्हें बचाता है। यह बयान है दीदी के भतीजे का, यानी कि अभिषेक बैनर्जी का। दूसरी बात, उसके बाद जहांगीर खान जो इनका विधायक है वो कहता है कि खेल उन्होंने शुरू किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। कुछ केंद्रीय बल यहां पर लेकर अपने साथ घूम रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता ही महान है, सब कुछ खत्म कर देगी और 4 तारीख के बाद देखेंगे। इसके अलावा रिजू दत्ता जो इनके प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि 4 तारीख के बाद हम, आप जो अधिकारी है आपको देखेंगे, हम ध्यान रख रहे हैं आप पर, और उसके बाद आप पर केस करेंगे, FIR करेंगे, जेल डालेंगे। इसके अलावा ममता दीदी कह रही हैं कि 4 मई के बाद ये केंद्रीय बल तो चले जाएंगे, आपको यहीं रहना है। ये पुलिस को कह रहे हैं। बंगालियों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, गुंडाई कर रहे हो, कह रहे हो कि हम ये सीट हार गए थे, ये सीट हार गए थे, ये सीट हार गए थे, लेकिन इस बार देखेंगे 4 तारीख के बाद। ये गुंडों को नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई गुंडा बाहर ना निकले। और कमाल बात है, उसके बाद गृह मंत्री को कह रहे हैं, ये कैसी बेशर्मी है भाई, अपने ही लोगों को डराने धमकाने में लगे पड़े। ये है रीजन।
नहीं नहीं, ये है रीजन बंगाल में कि जब पार्टी का जो पार्टी 15 साल सरकार में रही हो, सत्ता में रही हो, उनका भतीजा आकर जो है वो बंगाल की जनता को, बंगालियों को धमकी दे रहा है। क्या हैसियत है आपकी? नेपो किड की हैसियत क्या है? नहीं नहीं, एक सेकंड। दीदी के परछाई में पढ़े, दीदी की परछाई में बड़े हुए, पैदा हुए, आज बंगालियों को धमकाओगे आप? सुनिए, 4 तारीख के बाद भी पुलिस बल वही है, और किसी की हैसियत हो और औकात हो तो बंगालियों को हाथ लगा कर दिखाइए। अरे जनता को डांट रहे हैं भाई। दूसरी तरफ 10 सेकंड और दे दीजिए बस मुझे। आपको अपने टॉपिक पे बात करनी है, हमारे वाले पे भी करेंगे। नहीं, 10 सेकंड और दे दीजिए। या जो अपने वाला उसी पे बात टॉपिक करेंगे। है, आपने पूछा था कि हिंदू आपको वोट क्यों नहीं देते। अच्छा, ये डरता इसलिए नहीं देता? बिल्कुल जाहिर और बात जहां है। पर 3 से 77 हुआ वहां डर नहीं रहा था। बिल्कुल है, इस बार और सीधा आके कोलकाता में जहां पर कम डर होना चाहिए। अपने समय में पूरा बोल लीजिए, मुझे बताइए। नहीं नहीं, ये बताइए ना, एक मिनट मानव जायसवाल जी, आप बीच में मत बोलिए ना, रुक जाइए। वो आपके टाइम में पूरा बोलने दिया ना उन्होंने, आपको पूरा बोलने दिया, आप उनको भी बोलने दीजिए। शिवम, सीधी सी बात है, आप ये कह रहे हैं भय की वजह से हिंदू वोटर बाहर नहीं निकल पाया। भाई भय गांव देहात में हो, आउटस्कर्ट्स में हो, समझ में आता है। कोलकाता सिटी मतलब बिल्कुल सीधे सीधे आपकी राजधानी के अंदर, आप वहां कह रहे हैं वहां पर पढ़ा लिखा जो एक तरह से कलकत्ता के क्लब्स को सबको डोमिनेट करता है, चाहे फाइनेंसेस के हिसाब से देखें, इंटेलेक्ट के हिसाब से देखें, वो डर जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप, मुझे लगता है कि आप इंडिया टीवी और अपने रिपोर्टर्स को ही नहीं सुनते हैं। अभी परसों मैं आपके साथ शो पर था, आपके जो रिपोर्टर है देवेंद्र, सीनियर जर्नलिस्ट है देवेंद्र पराशर जी, उन्होंने आपके शो पर ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट किया। गृह मंत्री जी का रोड शो चल रहा था और उन्होंने कहा वहां पर कि आज भी स्थिति कलकत्ता में यह है कि लोग कैमरा पर आकर बोलने से डरते हैं और स्थिति इतनी खराब है कि उन्होंने तो कई सारे देशों का भी नाम लिया था कि उनसे भी ज्यादा डरावनी स्थिति है। और इस देश का पूरा मीडिया वहां पर है, बावजूद उसके लोग कैमरा पर बोलने से डरते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और सुनिए डर का एक्सटेंडेड वर्जन, अखिलेश यादव यूपी में बैठकर, जिनका बंगाल में 3 में ना 13 में कोई लेना ना देना है, वो कह रहे हैं कि हम इस अधिकारी को देखेंगे, हम इस पर एफआईआर करेंगे। क्या करोगे आप? ये आप बिल्कुल ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं जैसे वो, ऐसी ही भाषा ये शाहजहां बोल रहे हैं और ऐसी ही भाषा वो तमाम लोग बोल रहे हैं जो मुख्तार अंसारी का बेटा बोल रहा था चुनाव से पहले कि अखिलेश भैया से मिलकर आ रहा हूं, पहले हिसाब किताब होगा किसी का। ये गुंडागर्दी बंद करो भाई। ऐसी ही भाषा संजय सिंह बोल रहे हैं। गुंडे अगर महिलाओं का बलात्कार करेंगे, बंगालियों को परेशान करेंगे तो करने नहीं देंगे और होने नहीं देंगे। अखिलेश जी अपने यहाँ देखिए, अपने लोगों को देखिए, गुंडा मत फैलाइए कहीं पर भी। हाँ, ये होकर नहीं रहेगा। माफी मांगिए, ये हाल है। नहीं, मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, इसीलिए जब ऑफिसर्स के तबादले होते हैं तब अभिषेक बनर्जी को भी दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं दीदी के साथ मशीनरी होती है और जो डर था इस वजह से आपके साथ वोट आया है। और इसीलिए तबादलों से लेकर मैंने आरोप जो है शिवम को, उसी को आपको रिफ्रेश करके दे दिया, आप जवाब देते हैं और फिर मुझे बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करना है। नहीं, शिवम जी ने हम हिंदुओं को डरपोक बोला है। ये बटन जब दबेगा ना कल और 4 तारीख को जब रिजल्ट पता चलेगा, ये आपका जो डर है, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना बता दूं, डरपोक नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये डराना बंद करो। अभिषेक बैनर्जी पर जवाब दो, अभिषेक बैनर्जी पर जवाब दो। ये अभिषेक बैनर्जी गुंडाई करते घूम रहे हैं, वहां पर लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं मैं देखूंगा आपको 4 बजे के बाद। क्या देखोगे 4 तारीख को? क्या देखोगे 4 तारीख को? सारी हारोगे इस बार। जब गुंडागर्दी है भाई, मतलब पार्टी का मुख्यमंत्री, 15 साल से सरकार, ठीक है, और लोगों को डराना पड़ रहा है आपको। ठीक है, यानी शिवम कह रहे हैं कि हिंदू बेल्ट में भी, कोलकाता में भी, ग्रेटर कोलकाता में भी, जहां 90%, 70%, 80% हिंदू डोमिनेंट इलाके हैं, वहां पर भी टीएमसी अगर जीतती है और वहां एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती आई है तो उसके पीछे भय जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। यही फैक्टर जरा हम राजनीतिक विश्लेषक से भी समझ लेते हैं। श्रुतिशील घोष जी हैं एडिटर प्रियो बंधु मीडिया से। श्रुतिशील घोष जी, क्या यही डर है कि कोलकाता के अंदर, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम बंगाल का दिल, कोलकाता के अंदर चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी जैसे जो तमाम भद्रलोक के हिंदू हैं, अपर कास्ट हिंदूज जो हैं, वो वाकई में भय की वजह से टीएमसी को वोट दे रहे थे या वो टीएमसी का वोट बैंक है ही? और क्या वाकई में बीजेपी इनका कॉन्फिडेंस जीत पाई है इस बार, या भद्रलोक अभी भी बीजेपी के लिए थोड़ा दूर की कौड़ी है? ये जो चटर्जी बनर्जी है, ये वोट डाल ही नहीं पाते थे, क्योंकि ये जो चटर्जी बनर्जी जो भद्रलोक है कोलकाता में, वो जो हाई राइज है वहां पर रहते थे। तो टीएमसी के जो गुंडा है वो वोटिंग के पहले क्या करते थे, इसके घर के सामने, आवासन के सामने जाके एक भय का माहौल क्रिएट कर देते थे कि भाई आप अगर वोट डालने आओगे तो अगले दिन आपके बेटी स्कूल जा रहा है, उसका क्या होगा हमको अता पता नहीं है, आपको स्कूल जाना है, आपको व्यवसाय करना है, वो सारे बंद हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं, ये लोग डर के कारण वोट डालने जाता ही नहीं था।
तो कोलकाता में वोट कहाँ से आता था? वहां का जो बस्ती है, वह जो स्लम है, वहां का वोटिंग होता था और उस वोटिंग से टीएमसी आगे जाता था। बट इस बार आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक चीज बहुत अच्छी किया है, जो ये हाई राइज है, वहां पर अगर 500 से ज्यादा आदिवासी है तो वहां पर बूथ कर देंगे। तो इसमें तो अच्छे है, कहीं पे बूथ हो जाए, वहां पर वोटिंग ज्यादा हो, तो सारे राजनीतिक दल को उसको वेलकम करना चाहिए। बट टीएमसी वालों इसके एगेंस्ट में लड़ाई चालू कर दिया कि ईसीआई क्यों कर रहे हैं ये आवासन में बूथ। तो ये वाला था प्रॉब्लम। मतलब ये अगर यानी शुद्धिशील घोष, अगर मैं एक आम आदमी को समझाऊं कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, जैसे सोसाइटीज होती हैं, फ्लैट्स होते हैं जहां पर बड़ी आबादी है, तो वहां पर अगर 500 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बूथ जो है, पोलिंग बूथ आपकी सोसाइटी के अंदर ही लगा देंगे, राइट? और ये टीएमसी को पसंद नहीं आ रहा। और पिछली बार ऐसे ही सोसाइटी के बाहर आके टीएमसी के गुंडे ब्लॉक कर देते थे कि गेट से बाहर निकलोगे, जो भद्रलोक के जो एलीट क्लास हैं वो बाहर निकलेंगे, उनको निकलने नहीं देते थे। ठीक है, मानव जायसवाल जी आपके पास आऊंगी। इमरान सोलंकी जी बहुत देर तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक चर्चा में शामिल नहीं हुए, उनको भी जोड़ लूं। इमरान जी, जिस तरह से फर्स्ट फेज में हमने देखा कि अब तक तो जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें थी ना, वहां पर वोटर टर्नआउट हाई होता था, 90 से ज्यादा जाता था, इतिहास भी गवाह है। लेकिन इस बार जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, वो भी वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकला है। तो आपको लग रहा है अल्टीमेटली ये इलेक्शन पोलराइज्ड हो गया है, जो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में भी ट्रांसफर होगा? नहीं मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी को वोट देते, ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अगर है तो सबसे बड़ी नेता को अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं को है वो ममता बनर्जी है। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, मैंने मुर्शिदाबाद से इलेक्शन लड़ा। मुर्शिदाबाद में मेरी सीट पे, वेस्ट बंगाल में 90% वोटिंग हुआ फर्स्ट फेज में, मेरी सीट में 96% वो पोलिंग हुआ है, सबसे ज्यादा। तो मुसलमान मुर्शिदाबाद में एमआईएम के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, टीएमसी के खिलाफ भी वोट पड़ा है। मुसलमानों का बहुत एक बड़ा वो वोट बैंक। और दूसरी अहम बात जो है ना कि हिंदू वोट की बात कर रहे हैं, भय का माहौल जिस तरह विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रहता है, उसी तरह बंगाल में भी है। मैं इसका डिनाई नहीं करूं कि बंगाल में नहीं है, बिल्कुल है। और टीएमसी हो या बीजेपी हो, ये दो नूरा कश्ती कर रहे हैं। ये लोग टीएमसी और बीजेपी मिलकर भाई हिंदुओं का वोट लो, और हिंदू या मुसलमान, अब ये आप इनके नेता करा के बोलते हैं यूपी से कि काबा, माँ काली, माँ दुर्गा, काबा और ये मदीना मत बनने दो। तो ये कैसी बात है? आप कहाँ काबा, कहाँ मदीना, आप इलेक्शन में लेके आ रहे हैं। आप वोट मांगिए। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी की हालत, मणिपुर में क्या हालत है, बीजेपी ने क्या करके रखा है, अभी वोट का ये सारे नेता वहां पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्राइम है। उत्तर प्रदेश का एक आईपीएस ऑफिसर यहाँ अगर थ्रेट करता घर में घुस के कैंडिडेट को, तो भाई आप कैसे थ्रेट किसी को कर सकते हैं? मैं भी टीएमसी सपोर्ट में नहीं हूँ। टीएमसी मुसलमानों की बीजेपी से बड़ी दुश्मन है। अच्छा। मुसलमानों का वोट लेकर टीएमसी पोलराइज मुसलमानों को काम नहीं करती। ममता जी मंदिरवादी आज मुस्लिम इलाकों में। तो आपकी ज्यादा बड़ी दुश्मन कौन सी पार्टी है, टीएमसी की बीजेपी? देखिए, टीएमसी तो हमारा, बीजेपी तो हमारा कभी कोई मिलन ही नहीं है। हम समुद्र के दो किनारे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी तकलीफ है बीजेपी टीएमसी ज्यादा, क्योंकि टीएमसी हमारा वोट लेकर जाती है। अच्छा, टीएमसी ज्यादा दिक्कत करती है क्योंकि वोट लेके जाती है। बीजेपी के वोट बैंक से तो आपका कोई लेना देना दूर दूर तक ही नहीं है। ठीक है मानव जायसवाल जी, यहाँ पर चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, आपकी विरोधी पार्टी के लोग हों, एआईएमएम के लोग हों, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि भद्रलोक नेचुरली आपके साथ नहीं था, बेचारे को वोट ही नहीं डालने देते थे, आप सोर्स जैमिंग कर लेते थे। देखिए विनाश जी, पहले दो चीजों को अब मैं बता देना चाहता हूँ, पहले आपको सुन लीजिएगा, समय दीजिएगा। शिवम त्यागी ने माफी नहीं मांगी क्योंकि हिंदुओं को उन्होंने बोल दिया डरपोक, क्योंकि इनके नेता सारे डरपोक हैं। और इनसे एक बहुत अच्छे इनके नेता है, प्रवक्ता भी अजय आलोक, उन्होंने आज बोला है डराओगे तो ठोके जाओगे दीदी। मैंने दीदी को ठोकने की बात ये करी है, डरपोक लोगों का ही है। और ये जो बात हुई है ना, जो हमारे जो नेता अभिषेक बैनर्जी जी ने जो बोला है, वो किसने बोला है? इन्होंने तो आधा सच, बड़ा झूठ से भी बड़ा भयंकर झूठ होता है। मिताली बाग के कॉन्वॉय को, उनके गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, वो मूर्छित हुई, आहत हुई, वो अस्पताल में है। उसके खिलाफ अभिषेक बैनर्जी ने बोला कि इलेक्शन कमीशन चुप है, वहां मुखदर्शक बन के बैठी है और इनके गुंडे वहां काम कर रहे हैं जो बिहार और यूपी से लेकर आए। ये बिहार और यूपी वालों को गुंडा बना के रख दिया है इन्होंने। ठीक है, ये इनका कम है। मैं खत्म करने दीजिए, खत्म करने दीजिए। नहीं, मेरा जवाब देके खत्म करिएगा, ऐसे नहीं आधा अधूरा खत्म मत करिएगा। ना मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। विनाश जी, कोई छोड़ दे, हम नहीं छोड़ेंगे। टीएमसी का हमको धमका रहे हैं क्या? अरे जो आप हमको धमका रहे हैं कि मेरे को नहीं छोड़ेंगे। साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, धमकाने की बात है, साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या आपके, देखिए अब देखिए अजय पाल शर्मा जी की ये बात करते हैं, बहुत अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है, यूपी के सिंघम बोलते हैं। अरे दुशासन है, उसको सिंघम बना रहा है।
ये यूपी का चल चरित्र, ये हिंदुओं के पक्ष ठीक है, आपने पूरी कमियां उनकी गिना दी, लेकिन जो उंगली आपकी तरफ उठी थी उसका तो जवाब दे दीजिए अब। नहीं, हम तो बता रहे हैं। और हमारे जो कि भद्रलोक आपके साथ नेचुरली नहीं था, दीदी से कोई उनका इंक्लिनेशन नहीं था भद्रलोक का, बस ये है कि बेचारों को वोट ही नहीं डालने देते थे। बिल्कुल। अभी आपके सामने कुछ ही दिन पहले इनके एक एमपी प्रत्याशी थे, जो भद्रलोक का जो डंका है ना, भद्रलोक का जो पताका है, उनके दादाजी ने सहराया था पूरे विश्व में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने आज हमारे टीएमसी का दामन थामा। इनके प्रत्याशी रहे हुए हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ भी लड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज ममता बनर्जी पर भरोसा दिखाया, तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा दिखाया। इससे बड़ा सर्टिफिकेट आपको चाहिए? और जहां तक वोट देने की बात है, बंगाल तो एकमात्र प्रांत है जिसका एवरेज 70%, 80%, 85% होता है। ये तो पूरे देश में नहीं। ये तो बीजेपी वाले जो बोलते हैं बहुत मोदी जी का प्रचार है, वोट दिलाना है। अरे भाई, यूपी में कितना वोट दिलाते हैं जी? अरे आप तो गुजरात के हैं। अरे मानव जायसवाल जी, आरोप तो आपके ऊपर फिर वाले भी लगते हैं ना कि भाई छापा भी पड़ता है 12 बजे के बाद, है ना? पोलिंग बूथ के बाहर लाइन नहीं दिखती है, लेकिन वोटर टर्नआउट में दिखती है। ठीक है, आरोप हर तरफ से लगते हैं, आपने भी लगाया, मैंने आपके भी सुने। अब सुन लीजिए एक मिनट जरा। ठीक है, एक मिनट। शिवम जी ने रिजू दत्ता के लिए एक बात बोली। अरे ये तो इतने धूर्त लोग हैं। रिजू दत्ता ने क्या बोला? इनके मुंह से इन्होंने बोला कि हम अरे भाई, चुनाव प्रचार है, जिसने जो बोला उस पर भी आप लोग पूरा दिन डिबेट कीजिए, लेकिन यहाँ पर अभी हम सीधी सीधी बात यही कर रहे हैं ना कि भाई अगर सेकंड फेज में आपको जीतना है बीजेपी को और आपको रोकना है, तो भाई उनकी एंट्री आपको कलकत्ता में रोकनी होगी, नहीं तो फिर सीधे बैठ जाएंगे कुर्सी पर सीएम की। हाँ, बीजेपी इज ओवर। ठीक है भाई, बंगाल चैप्टर खत्म। कलकत्ता बंगाल का दिल नहीं जीतेंगे तो कहीं ना कहीं कसक तो रहेगी ना। नंबर भले ही आ जाए मैजिक फिगर में, लेकिन अगर बंगाल का दिल, भद्रलोक, कोलकाता, अगर वो रीजन नहीं जीतेंगे शिवम, मछली खाते हुए लोगों जीत भी गए तो अधूरी होगी। देश का जीता है, हम बंगाल का भी जीतेंगे। मानव जायसवाल जी, कुछ सीखो या ना सीखो, इतना तो भाजपा के प्रवक्ता से सीख ही लो, कैसे चुप रहा जाता है, कैसे बोला जाता है ये तो सीख ही नहीं सकते, लेकिन कैसे चुप रहा जाता है इतना सीख लो। आप 3 मिनट बोले, मैं शांति से चुप रहा, अब देखे फिर शुरू हो गए। यही तो कह रहा हूं, सीखो कुछ, सुनने का भी हिम्मत रखिए ना। सुन लीजिए, अब ये लगातार नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, कोई इन्हें पता ही नहीं सामने वाला बोलता क्या। अब आप इनको चुप करा दीजिए। मानव जायसवाल जी, बहुत अच्छे से आप लगातार कई दिनों से मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज आपको क्या हो गया है? फटीग हो गया है या थोड़ा टेंशन हाई हो गया है? चलिए उनको बोलिए ना, बोलिए। ठीक है, अब आप चुप रहिए। 45 डिग्री है, ऊपर से गर्म कॉफी पी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं। रुको भाई, शांत, ठंडा पानी पियो, इतनी कोई जल्दबाजी थोड़ी ना। मैं अपने समय में बोला, आप अपने समय में बोले, अब मुझे बोलने दीजिए। शुक्रिया। मैं एक चीज कहता हूं, गुंडई की पराकाष्ठा क्या है कि जब एक रूलिंग पार्टी की नेता खड़े होकर यह कहें कि आपको यहीं रहना है, 4 तारीख के बाद तो अर्धसैनिक बल, केंद्र ये बल जो है चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? किसको डरा रहे हो आप? पुलिस मेरी सुन नहीं रही, किसको डरा रहे हो आप? गुंडे की पराकाष्ठा यह है कि जब एक व्यक्ति यह कहे कि आपकी हैसियत हो, औकात हो और आप एक बाप के बेटे हो देश के गृह मंत्री को, तो 4 तारीख के बाद 12 बजे तक यहां रहकर दिखाना। गुंडई की पराकाष्ठा यह है जब आपका विधायक खड़ा करे कि शुरू आपने किया था, खत्म हम करेंगे। और सुनिए केंद्रीय बलों की और तमाम चीजों की जिनको आप धमकी कह रहे हैं, धमकी नहीं है, वो लोगों को मारते हो, पीटते हो। इतिहास है 2016, 2019, 2021। मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है। 15,000 से ज्यादा कंप्लेंट चल रही हैं, 1,977 से ज्यादा जाके केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, 800 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हैं, 60 से ज्यादा मौतें हैं और 32 से ज्यादा बलात्कार है। यह शिवम त्यागी नहीं कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है। कुछ भी बोलते रहोगे टीवी पर बैठकर और कोई भी सुनता रहेगा। और वहां यूपी का आदमी नहीं मर रहा है, बंगालियों को मार रहे हो आप, बंगाली महिलाओं को पीट रहे हो आप, उनको वोट नहीं देने देते आप, और आप यहां आकर भाषण झाड़ रहे हैं कि नहीं हम तो इसको कह रहे हो। यह है गुंडई। सिटिंग मुख्यमंत्री के भतीजे, उनके जो कबाल के जितने भी आसपास के पूर्व हो चुके मुख्यमंत्री, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, बैठ बैठ के दूर दूर से गोली चला रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, धमका रहे हैं। आपकी अपने राज्यों में हैसियत खत्म हो गई, यहां बैठे बैठे डरा रहे हैं लोगों को। सुनिए, अगर कोई हंगामा, गुंडागर्दी करेगा, बंगालियों को परेशान करेगा, तो उसका इलाज होगा। और यही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है, और यही आपने एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है वहां पर। अगर ये दंगे, ये हमले, ये मौत, ये इतनी कंप्लेंट्स ना होती, जरूरत ही नहीं होती ठीक है सेना की वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जरा ठीक है, आप लोगों के अपने अपने मत हैं, आपके अपने व्यू पॉइंट्स हैं। सुशील घोष नहीं, लेकिन डेटा किसी का मत नहीं है। ठीक है, डेटा रियलिटी। यानी एक मिनट,
हम एक डेटा मिनट, की ठीक बात है, आप करना लोगों को चाहते लगता है थे भाई ना जी, भय हम एक बताना सबसे चाहते बड़ा मुद्दा है, वोटर बाहर नहीं आ रहा था और इसीलिए दीदी की जीत हो रही थी, भद्रलोक का वोटर भी नहीं आ रहा था। लेकिन घोष साहब, क्या सिर्फ यही एक फैक्टर है? अगर मैं कोलकाता की सीटों की बात करूं, कोलकाता की, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता साउथ, नॉर्थ, कोलकाता सेंट्रल, चौरंगी बेल्ट जो है वो सारी की सारी, आप बात करें विधाननगर, टाउन बेल्ट जो है, दमदम, सब आप कह रहे हैं कि सब जगह बस वोटर डरा हुआ था, यही फैक्टर था? पूरा नाम 35 के 35 पढ़ दूं, आप कह रहे हैं सिर्फ यही एक फैक्टर था कि वोटर बाहर नहीं निकल रहा ये था? फैक्टर नहीं था, क्योंकि बीजेपी को एक कुछ ना फैक्टर कुछ तो ये कोर्स था। करेक्शन करना होगा ना, करा होगा, उसने भी कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करी, माछ भात खाना शुरू किया, मछली लेके प्रचार शुरू किया, हिंदुत्व की लाइन भी बदली, तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया ना यहाँ पे, कि अगर एकदम जिसे कहते हैं पश्चिम बंगाल के दिल को जीतना है तो। नहीं, देखिए, कोर्स करेक्शन जो था वो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर बेसिकली क्या था, एक तो डरावने जो पिक्चर है, वो जो एटमोस्फियर क्रिएट कर देता है, तो वो आवासन भद्रलोक का वोट वहां पर बाहर ही नहीं होता था। इसलिए कोलकाता का पोलिंग देखो तो सबसे कम होते थे, 62%। दूसरा एक रीजन था, यहाँ पर कोलकाता रीजन जो है, साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता मिलाकर सबसे ज्यादा एसआईआर में डिलीशन, एडजुडिकेशन में डिलीशन कहीं पे हुआ है, तो ये सारे सीट में हुआ है। जहां पर वोटर वहां पर 2,20,000 ऐसे के वोटर थे। हर असेंबली में अभी 1,08,000, 1,38,000 ऐसे एक फिगर में आ गया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो ये एएसडी डेटा था, एडजुडिकेशन डेटा था, उसमें तो एक छप्पा वोट होता था। ये भी एक फैक्टर था ये रिजल्ट चेंज करने के लिए। और जो अर्बन नक्सल बोला जाता है, जादवपुर ये सेगमेंट में आपको अर्बन नक्सल भरे भरे देखा जाएगा। तो इन लोगों को जो मोटो था, लास्ट इलेक्शन में भी हमने देखा, नो वोट टू बीजेपी, मतलब सीपीएम शून्य से महाशून्य पर चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को बस 99 दीदी को चाहिए। तो ये अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर किया था। तो ये बहुत सारे रीजन था जहां पर बीजेपी पीछे चल रहा था। बट अगर आप 2024 का चुनाव का फल देखें, तो वहां पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, वो आधे से ज्यादा म्युनिसिपल वार्ड अभी भाजपा की तरफ आ गए। वहां पर 4 से 5 असेंबली सीट, अगर लोकसभा का सीट का रिजल्ट आप देखो असेंबली के हिसाब से, वो तृणमूल कांग्रेस पीछे चल रहा है। बिल्कुल, अब मैं आपको वही, आपने बिल्कुल सही डेटा की बात की, डेटा मेरे पास भी है, जो शायद मानव जायसवाल जो हैं बयानों पर, देखिए मानव जायसवाल जी, कैंपेनिंग के बयान और आरोप प्रत्यारोप अलग होते हैं, डेटा अपनी बात चिक चिक कर कहता है। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नतीजे हैं जिसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, प्लस एक और डेटा मैं आपके सामने रखती हूँ, 2024 के लोकसभा चुनावों की अगर हम उसको बेस बनाएं और उसके बाद हम लीड की बात करें ना, कि सीटों पर तब भी टीएमसी ही लीड कर रही थी इस पूरे ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें हैं, लेकिन जो जीत हार का मार्जिन हर सीट पे जो कितने से लीड कर रही है, पहले अगर 35,000 से लीड कर रही थी तो वो लीड घटकर 17 से 21 की रेंज में आ गई थी। ठीक है, यानी कि लोगों का जिसे कहें कि मोहभंग तो हुआ है ना, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे हो या फिर लीड के अंदर पूरा का पूरा मार्जिन शिफ्ट होना हो। जी नहीं, ये जो आंकलन है ना, इसको डेटा को आप थोड़ा सा सही तरीके से देखिए। अच्छा, बता दीजिए, यहाँ सही पे कर आपको लीजिए। सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, जो हमारे भाई साहब ने बोला, घोष भाई ने, कि भाई इतने सारे वोट चले गए, तो टेक्निकली जब ग्रेटर कोलकाता जब बन रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से दूसरे शहरों में चले गए, शादी करके कहीं और चले गए, तो मैक्सिमम वोटिंग चंक माइनस हुआ वहां पे, तो इसकी वजह से आपका एवरेज वोट शेयर अलग बनता था। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है, आपको देखना होगा कि ममता बनर्जी, टीएमसी का वोट शेयर बढ़ा कि घटा? वही बता रही हूं, एक मिनट, सामने आपकी स्क्रीन पर, अगर आप स्क्रीन पर देखिए, सामने दिखा रही हूं आपकी स्क्रीन पर देखिए, बिल्कुल। और ये इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसी से रेफर लेकर हमने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से बना लिया है। तो जरा आप देखिए, 2021 में अगर हम एवरेज मार्जिन की बात करें, वो 38,000 था 34 सीटों पर। ठीक है, अब सुनिए, एवरेज सर, एक सेकंड सर, 2024 में मार्जिन की बात कर रही हूँ, एक मिनट। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, लीड आप ही कर रहे थे, सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी, बीजेपी के लिए खुश होने का मौका नहीं था, लेकिन आपका जो लीड का जो नंबर था वो घट के 21,000 पे आ गया था। मैं ये कह रही हूँ एवरेज। जी नहीं, ये तो गलत है ना। द टोटल वोट शेयर, ममता बनर्जी गॉट अप टू 49% ऑफ द वोट शेयर इन द कर ही नहीं रहे सर, मैं क्या बोल रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझना चाह नहीं रहे हैं। सुनिए, दोनों चीजें अलग है। आप जिस बेस वोटिंग का वैल्यूएशन ले रहे हैं वो नहीं चलेगा। आपको टोटल वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा कि ममता बनर्जी का वोट शेयर? Our had a pro incumbency factor, we had increased. सर, अगर बीजेपी वोट शेयर बढ़ने की बात करेंगे, 3 से 77 का अगर वो बेस लेके चलूंगी, फिर तो बीजेपी यहाँ पे जो भी सपने दिखा रही है सारे पूरे हो सकते हैं। मैं तो आपके फेवर की बात कर रही थी, है ना, मैं भी आपकी फेवर की बात कर रही थी कि भाई ठीक है, आपकी मार्जिन जो है, जो मैंने वही कहा था, 2024 में भी बीजेपी के लिए खुश होने का मौका नहीं था। 34 में से सिर्फ 2 लोग, सुनिए, 34 में से सिर्फ 2 विधानसभा पे लीड मिलती दिख रही थी। ठीक है, लेकिन आपके लिए टेंशन का मौका था कि 38,000 का जो एवरेज जो मार्जिन था लीड का, वो 21,000 पे आ गया था, और उसमें से फिर एसआईआर के वोट भी कट गए हैं। तो क्या क्लोज फाइट हो सकती है, प्लस भय और भरोसे वाला एंगल?
मैडम सीपीएम एंड कांग्रेस का वोट कंसोलिडेट होकर बीजेपी को पड़ा है। अच्छा। ममता बनर्जी का 2% इजाफा उस समय भी हुआ है। अच्छा। इवन देन साइमल्टेनियसली अगर भाई, आप तभी तो ये 2019 जीरो में पे जो टिके थे, लोकसभा मैं में यही तो कह रही हूँ, 122 तभी तो ये जीरो पे रहे थे मैडम, वहां पर। तो जीरो पे डेटा रहेंगे, आपके वो सामने जीरो पे है। रहेंगे। पर वही अभी कह रही भी हूँ कि जीरो पे रहेंगे। क्यों नहीं ये जीरो जो है वो बढ़ सकता, उसके फैक्टर्स मैं आपको दिखा नहीं रही थी। बढ़ेगा। अच्छा, हम ठीक है, बीजेपी के लिए तो ना फैक्टर है। ठीक है, अब ऐसा सुनिए, ठीक है, यानी कि जो कुछ 2019 में अच्छा होगा वो टीएमसी के सुनिए, साथ होगा, बुरा बुरा सारा का सारा शिवम जी की पार्टी के नहीं, साथ TMC होने ने वाला है। काम किया है ठीक ना, है, टीएमसी का ठीक है, रिपोर्ट कार्ड है। टीएमसी का रिपोर्ट कार्ड है। और 2019 के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, ठीक है। जहां 122 सीटों का इनका लीड था ऑल ओवर बंगाल में, वो ठीक है। 2021 में इमरान इलेक्शन सोलंकी जी, में आपको लगता उनको है गया। कि दक्षिण 24 परगना और कई ऐसी सीटें हैं अगर हम सेकंड फेज की भी बात करें जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो इस बार क्या मुस्लिम आबादी कंसोलिडेट नहीं हो रही है? जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी की भी सीटें निकल सकती हैं, प्लस ऐसा जरूरी नहीं है कि टीएमसी को ही मिले, कांग्रेस को भी मिल सकती हैं, दूसरों को भी मिल सकती हैं मुस्लिम सीटें, मुस्लिम वोट बैंक दीदी का ही रहेगा, जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही है। टीएमसी का मुसलमान वोट बैंक टीएमसी अब जाएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देखिए वहां पे आईएसएफ भी है, सीपीएम में गठबंधन है उनका, कांग्रेस भी है, एमआईएम भी 2-3 सीटों में इस तरफ सेकंड फेज में लड़ रही है। तो मुस्लिम वोट के लिए अभी मुसलमान ममता के साथ में नहीं है, और मुसलमान ये समझ चुके हैं कि सबसे बड़ी कोई अगर हिंदू नेता है तो ममता बनर्जी है। उसके बाद हमारे शिवम जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनका बंगाली प्रेम जाग गया। उड़ीसा में जब बंगालियों को मार देते का प्रेम कहा जाता है, हरियाणा में मारते बंगाली प्रेम कहा जाता है शराब का, मणिपुर हमारी बहनों को मार रहे हैं। सर कैंपेन ओवर हो गया, थोड़ा डेटा पे बात कर लें, कैंपेन खत्म हो गया, अब से ठीक 24 घंटे बाद तो वोटिंग भी खत्म हो चुकी होगी। मैं आपसे जो समझना चाह रही हूँ, मैं आपको कुछ डेटा दे रही हूँ, आप सुनिए ना। सेकंड फेज में मुस्लिम जो सीटें हैं, लगभग 70% मुस्लिम आबादी जहां पर है, 25 से 70% ऐसी 62 सीटें आती हैं, यानी कि 62 सीटें ऐसी हैं जहां पे 25 से 70% मुस्लिम आबादी है, और इनमें 62 में से 61 पर टीएमसी जीती थी और एक सीट पर राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी जीती थी। तो अब आपको लग रहा है सेकंड फेज की इन सीटों में से मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होने की बजाय बिखर सकता है? बिल्कुल मैडम, आईएसएफ वहां पर मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है, सीपीएम दोनों गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो वोट बिल्कुल थोड़ा बहुत वोट मुस्लिम वोट उनके पास जाएगा। एक उनका वोट बैंक अच्छा है, और एक एमएलए भी है नौशाद सिद्दीकी उनका, तो जाएगा ही बिल्कुल। और ऐसा नहीं मुसलमान ममता के पास जाएंगे, ममता से खफा है। जिस तरह वक्फ बोर्ड का बिल आया, ममता जी ने बोला कि पहले मैं मानती हूँ, नहीं मानती हूँ, बाद में फिर 7 दिन बाद अपलोड करो। तो बीजेपी का काम सारा ममता बनर्जी यहाँ पे कर रही है, तो यहाँ बीजेपी की जरूरत नहीं है। और बंगालियों से जो बिल्कुल मैडम देखिए, हम तेलंगाना में मुसलमान हो आपकी जरूरत तो बन जाएगी, लेकिन अगर बीजेपी चाहे कि वो हिंदू वोट बैंक में अपने लिए कोई नई स्टेट तलाश ले तो गलत है। बीजेपी की जरूरत नहीं है, पर एआईएमआईएम की हर जगह, फिर बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, हर जगह इनकी जरूरत जरूर है। मेरा पूरा जवाब ले लीजिए मैडम। देखिए महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, लोग एमआईएम को वोट इसलिए करता है। अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ, अभी हमारे वहां पे अच्छा रिजल्ट आया, तो वहां मुसलमान हो या दलित हो, गरीब, महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन में, मुंबई कॉर्पोरेशन में हमारा जो अपोजिशन लीडर हमारा पार्टी का हिंदू नेता है। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान हमें वोट कर रहे हैं, हिंदू भी हमें वोट कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई स्कूल की है, हमारी लड़ाई हॉस्पिटल की है, हमारे लिए अच्छे शिक्षा की स्वास्थ्य की है। इलेक्शन कैंपेन इज ओवर, अच्छी बात है। आपकी लड़ाई जो थी, जनता कितना मानेगी वो देखना होगा। ठीक है सर। शिवम, आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेड अ स्ट्रेटजी आपकी पार्टी ने कि भाई ठीक है, हिंदी भाषी जो बंगाली मतलब है वहां पर हिंदू हैं, जिसमें मारवाड़ी कम्युनिटी भी एक बड़ी तादाद में है, कोलकाता के उसी रीजन की हम बात कर रहे हैं। पिछले डेटा में वो वोट बैंक भी आपके खाते में जाता हुआ नहीं दिख रहा था। ठीक है, भय एक मेजर रीजन आप कह रहे हैं कि भय और मशीनरी एक मेजर कॉज था, लेकिन उसके अलहदा भी कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा ना कि वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाए। जाहिर है, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं, सिर्फ एक फैक्टर से अगर आप पीछे रहे ऐसा नहीं हो सकता। भय एक विषय है, जाहिर है, और जिस तरीके से स्थितियां हैं वो चीजें अलग रही। उसके अलावा अगर खासतौर पर मैं लास्ट विधानसभा चुनाव की स्पेशली बात करूं, तो उसमें जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वो अस्मिता की एक बात करके लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, वो सब चीजें इकट्ठा हुई और उसके बाद वो जो है रिजल्ट निकल कर आया। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। ममता बनर्जी को कोई भी ऐसा विषय अगर नहीं मिला, कहीं पर भी अगर हम बात करें तो लगातार वो सिर्फ एक ही चीज को लेकर चुनाव लड़ते रहे। पहला था कि सिक्योरिटी, इतनी फोर्सेस गए, उसको लेकर वो लगातार डिस्कंफर्ट में रहे। उसके अलावा अगर एक चीज मानव जायसवाल ने मुझसे पहले कही, मैं उस बात से सहमत भी, उन्होंने कहा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड है भाई आपका। बंगाल कहां से कहां पहुंच गया, और उसके सामने बीमारू कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां है और आप कहां रह गए। ये आपकी अचीवमेंट ही तो है। किस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर यहां पर बढ़ रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है। हरियाणा भी आपसे आगे है।
किस तरीके से वहां पर तमाम तरह की चीजें ऑटोमोबाइल से लेकर और फाइनेंस की इतनी एक लंबी चेन आगे बढ़कर आई, आप क्यों पीछे रह गए? सिर्फ इस वजह से कि आपने डेवलपमेंट को इशू बनाया ही नहीं, विमेन सिक्योरिटी को इशू बनाया ही नहीं, नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, लोगों को मारना पीटना भगाना आपने जारी रखा और आज स्थिति यह है कि वहां हालात खराब है। एक और चीज कहना चाहता हूं, बहुत सारे इंटरव्यूज, मुझे नहीं पता कितनी वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट अक्रॉस द रिलीजन मैंने ऐसा देखा है और इंडिया टीवी पर ही देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम तबके के भी लोग थे जो कहते थे कि बहुत हुआ, जिस तरीके से इस्तेमाल होता आया है, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी सड़कें चाहिए, हमें भी स्थिति बेहतर चाहिए, वैसा वहां हाल नहीं है भाई। और इसके अलावा फैक्टर कई सारे हैं जो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो इस बार हमारे फेवर में है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा इशू है, ममता बनर्जी के यहां पर करप्शन एक बड़ा इशू है, जिसमें लगातार इनके मिनिस्टर्स ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये वो 50 करोड़ के नोट जो इकट्ठे एक ही मिनिस्टर के यहां से मिल रहे हैं उसे छुपा नहीं पाएंगे। आपका जो है एजुकेशन स्कैम में आपके मिनिस्टर्स जेल रहकर आ गए, पार्था चैटर्जी जेल रहकर आ गए, वो पैसा नहीं छुपा पाएंगे। कुत्तों के नाम से जो फ्लैट्स थे वो छुपा नहीं पाएंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से स्थिति इस बार बेहद ममता बनर्जी की खराब है और उसी का कारण यह भी है कि वो बार बार बयानों में निकलकर आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। ठीक है शुद्धशील घोष जी, क्या एक बार तो आप कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा सकते आप, है ना? तो मतलब कि ठीक है, ममता दीदी ने पिछली बार कहा कि मुझे सिंपैथी, एम्पैथी, माँ माटी मानुष, बंगाल की बेटी, पिछली बार बंगालियों ने कहा नहीं ठीक है बंगाली अस्मिता, लेकिन भाई 5 साल में आपको फिर वो कुछ डिलीवरेबल्स, कुछ चेंजेस लाने थे, तो क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि अब की बार वो कार्ड नहीं चलेगा भाई? एकदम You have ये वाला exhausted फैक्टर ही that. होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब ममता बनर्जी रैली कर रही थी तब उन्होंने बोला था कि हमको एक बार फिर से 5 साल के लिए चांस दो, हम आपको डबल डबल नौकरी देंगे और आपको डबल डबल सैलरी मिलेगी। लेकिन लोग ये 5 साल में क्या देखा, 5 साल में देखा यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हुआ, पूरा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जेल में है और 26,000 जो टीचर थे उनका नौकरी चले गए वो टीएमसी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उसने सेग्रीगेशन नहीं किया कौन टेंटेड है कौन नॉन टेंटेड है। ऐसे हुआ गवर्नमेंट जॉब वालों को उसका सैलरी वापस दिया विथ इंटरेस्ट। तो ये कभी नहीं कहीं पे हुआ नहीं, वो वेस्ट बंगाल में हुआ। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है नहीं, यहाँ पर कोई अब गवर्नमेंट जॉब का नहीं कर रहे हो, जहां पर कर रहे हो स्कैम हो रहा है। और सबसे मजे का इंटरेस्टिंग जो डेटा यहाँ पर निकल के आ रहा है, देखिए ये ग्रेटर कोलकाता रीजन जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में है। तो अगर यहाँ पर भाजपा गवर्नमेंट आ जाता है तो इमीडिएटली अमित शाह जी ने बोल दिया उनका जो डीए ड्यू है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, 7th पे कमीशन चालू हो जाएगा। अब 7th पे कमीशन चालू हो जाएगा तो लोगों का सैलरी जो 1 मई को उसके अकाउंट में आएगा और 1 जून में उसका सैलरी जो आएगा उसमें मिनिमम 11,000 का डिफरेंस होगा और मैक्सिमम 50,000 का डिफरेंस होगा। मतलब एक ग्रुप डी जो है क्लर्क है उनका अगर 25,000 सैलरी है 1 मई को, अगर बस भाजपा गवर्नमेंट हो जाता है तो उसका सैलरी 36,000 हो जाएगा, 7th पे कमीशन चालू हो जाएगा। तो एक ग्रुप ए ऑफिसर है उसका सैलरी अभी अगर 95,000 है, अगर यहाँ पर भाजपा गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो उसका सैलरी 1,45,000 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो भद्र लोग है, ये जो व्हाइट कॉलर जॉब है, वो लोग अभी भर भर के चाह रहा है कि यहाँ पर चेंज हो जाए, क्योंकि उन लोगों का काम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एफर्ट में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, सैलरी का इतना बड़ा डिफरेंस हो रहा है अगर बस गवर्नमेंट चेंज हो रहा है इसलिए। तो ये लोग अभी भयंकर परिवर्तन के लिए है और इसलिए सेकेंड फेज का जो चुनाव होगा उसमें भयंकर वोटिंग फर्स्ट फेज की तरफ ही दिखने लगेगा। यहाँ पर फिर से चुनावी होगा और यानी इस बार कोलकाता में 60% नहीं बल्कि हम बात करें तो इस बार कोलकाता में भी वोटर टर्नआउट जो है वो आपको लगता है कि वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा, 80% को भी क्रॉस करेगा, मतलब कोलकाता का वोटर भी बाहर निकलेगा और वो बाहर परिवर्तन के लिए निकलेगा। ठीक है, ये आपका असेसमेंट है, लेकिन मानव जायसवाल जी आप मानेंगे तो है नहीं, जाहिर सी बात है मानना भी नहीं चाहिए, है ना? सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लास्ट तक 4 मई तक जब तक बिल्कुल फाइनल रिजल्ट लॉक ना हो जाए तब तक नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम रियलिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम एक रीजन की बात कर रहे हैं, बैरकपुर की जो पूरी बेल्ट है वहां पर जो लेबर हिंदू वोट है उसके कंसोलिडेशन पर बीजेपी लगातार काम कर रही थी, उसमें खासी नाराजगी थी, पलायन का मुद्दा था। अब जैसे कि शुद्धशील घोष जी ने एक और फैक्टर दिया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो व्हाइट कॉलर वाला भद्र लोग है, उसके अंदर अपने रीजंस थे। एक रीजन वहाँ के आम लोगों से बातचीत करते हुए मेरे भी कुछ मित्र वहाँ रहते हैं तो उनसे सामने आया कि ठीक है हमारे साथ जो लेबर क्लास काम करने के लिए आता था वो माइग्रेंट लोग थे, बांग्लादेशी लोग थे, उनका एटीट्यूड, अप्रोच, उनकी अथॉरिटी, उनकी डेमोग्राफिक चेंज कहीं ना कहीं उनको पुट ऑफ कर रही थी। ये एक रीजन भी निकल कर आया, वो दीदी को पसंद करते थे, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं जैसे कहते हैं ना आपको प्रेशर डाले जा रही है और नेगेटिव कन्वर्ट कर रही हैं। देखिए बिना जी आपका जो एनालिसिस है ना वो मैं उसको गलत भी नहीं बोलूंगा, उसको पूरा सही भी नहीं बोलूंगा।
देखिए एनालिसिस का जो नंबर्स है, जिस तरीके से कोई भी करता है, वो बहुत बड़ा आकलन है। जैसे हम अपने घोष भाई को सुन रहे थे, तो इनका बोलना है कि भाई हमारे जो व्हाइट कॉलर जॉब जिनको मिला हुआ है वो काफी नाराज होंगे। तो ये सिद्ध है कि लोगों को जॉब मिला है, लोग बंगाल सरकार में काम कर रहे हैं, ये प्रमाणित है। इन्हीं के भाषण से लग रहा है कि बहुत नाराजगी है उसमें। जब बहुत नाराजगी है तो बहुत लोग होंगे। दूसरी बात, जहां हमारे शिवम भाई बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट हुआ, वुमेन्स के लिए जब बात करते हैं, हमारा एक छोटा सा अनुरोध है, अपने प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, आपके भाजपा के नेता को बोल दीजिए कि आप पराजिता बिल को इमीडिएटली लागू कर दें। वो कर नहीं पा रहे हैं। जहां तक बात बोलते हैं डेवलपमेंट की, अरे भाई हमने काम किया। हमारे यहाँ जो नेचुरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी जो है वो बड़ी है, हमारे यहाँ फिशरीज बड़ा है, हमारे यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। सड़क का निर्माण लगभग 20,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे 25-26 में किया, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। अगर इतना अच्छा काम हुआ है तो पॉजिटिव कैंपेनिंग जो है वो दीदी की जमीन पर अप्रोच नजर नहीं आई। ठीक है श्रुतिशील घोष जी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, महिला वोट बैंक का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, खत्म करने दीजिए एक बार। अच्छा चलिए, बात ही नहीं खत्म करने देती। नहीं बिल्कुल ना, खत्म नहीं होने चाहिए। धारा प्रवाह बोलते हैं फिर भी। ठीक है, बोलिए। देखिए अभी क्या हुआ, इन्होंने बोला तो हमने बोला कि 2 लाख करोड़ जो हमारा बकाया है केंद्र वाला वो हमको दे दीजिए, वो ये नहीं दे रहे हैं। फिर इन्होंने बोला 26,000 लोगों का नौकरी चला गया। तो जो अभिजीत गांगुली बोल के, गंगोपाध्याय बोल के जो जज था हाईकोर्ट का, उसने जो 26,000 लोगों को एक सिग्नेचर में खारिज कर दिया, वो इनका एमपी है। चलिए, तो जनता को आप ये बातें समझा पाए होंगे, उम्मीद यही है आपकी। मैंने कहा ना, जनता को आपने कम्युनिकेट कर दिया होगा, उम्मीद यही है, क्योंकि उसे इमीडिएट रिएक्शन, डे टू डे लाइफ, ये तमाम चीजें होती है। श्रुतिशील जी एक डेटा और यहाँ पे मैं रख रही हूँ, शिवम आप इस डेटा को ध्यान से देखिएगा। वो डेटा है महिलाओं के वोट बैंक का। किस तरह से महिला वोट बैंक की बात करें तो उसमें दीदी की डोमिनेंस दिखती थी। श्रुतिशील जी ये माना जाता है कि महिला जो है परंपरागत वोटर होती है, उसका जिसे कहते हैं ना, उसको पोलराइज होने में, उसका मन बदलने में वक्त लगता है। पुरुष फिर भी बदल जाएगा जल्दी से, महिला अपनी पसंद देर से बदलती है, टाइम लेती है। तो धीरे धीरे क्या वो टाइम आ गया है? एकदम बिल्कुल आ गया है, क्योंकि ममता बनर्जी का 2 जो मेन वोट बैंक है वो है 2M, एक तो मुस्लिम वोट बैंक, एक है महिला वोट बैंक। तो ये जो महिला वोट बैंक है, इसको दीदी ने क्या किया, 2021 में लोग लक्ष्मी भंडार चालू किया 500 रुपीज करके महिलाओं के लिए। बट जब भी इलेक्शन आता है 500 रुपीज और बढ़ा देती है। लेकिन महिलाओं ने क्या देखा है, महिलाओं ने यहाँ पर आरजीकर कांड देखा है, महिलाओं ने यहाँ पर संदेशखाली कांड देखा है, महिलाओं ने यहाँ पर कॉस्बा लॉ कॉलेज का देखा है। तो मतलब नारी सुरक्षा यहाँ पर खत्म है। मैं बस 1500 रुपए देता हूँ और शाहजहां करके कोई गुंडा नेता उभर के आ जाते हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये महिलाओं नहीं मान रहे। ऊपर से जो संकल्प पत्र है वहां पर आप देख लीजिए, ये जो 1500 रुपए दे रहा है टीएमसी वाले, अभी यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार करके 3000 रुपीज का चालू हो रहा है। नॉट ओनली दैट, दुर्गा वाहिनी चालू हो रहा है, जो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए वहां पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। पुलिस में अलग से महिलाओं का सेक्शन रहेगा, पुलिस थाना जो महिला थाना बनेंगे, और जो गवर्नमेंट जॉब है वहां पर आपका 33% संरक्षण मिलेगा महिलाओं को। तो ये जो सेगमेंट है ये महिलाओं को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये जो एक एम में तो सिंधवारी लगनी नहीं है कभी भी, लेकिन जो दूसरा एम है महिला, उसमें आपने अपने एक पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग कैंपेन, जहां पे दीदी ने कहा कि हम इतने पैसे देंगे, आपने कहा नहीं मुझसे डबल देंगे, आपने कहा हम ये करेंगे, आपने उससे बेहतर और डबल का वादा कर दिया। जिस तरह का अप्रोच आपने खासतौर से महिलाओं की योजनाओं का काउंटर करने के लिए किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी रैलियों से उसका पूरा खाका समझाया कि कितना मिलेगा साल में। तो कहीं ना कहीं आप, हाँ ठीक है, एक मिनट शिवम, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए खासतौर पर आपने शुरुआत में एक स्टेटमेंट कही, वो ये कि महिलाएं जो हैं उनका वोट बदलना थोड़ा उसमें समय लगता है, उनका भरोसा जीतने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल ठीक बात है, हमें 15 साल लग गए, लेकिन अब 15 साल मुझे लग गए तो लगता है कि उसके बाद ऐसा होगा। दूसरी एक और भी चीज है, विमेन सेफ्टी अपने आप में एक बड़ा विषय है। जाहिर है जहां तक उनको वित्तीय सहायता का मामला है वो तो है ही है, लेकिन विमेन सेफ्टी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके लिए वित्तीय सहायता उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए अगर खासतौर पर हम बात करें तो आयुष्मान योजना उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर किसी पुरुष को जो है डीए नहीं मिल रहा है, इन्होंने 2016 में जब डीए बढ़ा था, वो ये रूपा लेकर आए थे, उसमें मात्र 15% बढ़ा केंद्र में, और बाकी सारे राज्य 50% तक दे रहे हैं। तो ये सब पैसा भी अल्टीमेटली जो गृहिणी होती है उसी के पास जाता है, हमें क्या खर्च करना है, देना तो वही है। तो जाहिर है ये तमाम सारे विषय हैं, और उन सब के ऊपर दीदी पर महिलाओं ने 15 साल तक भरोसा किया,
उम्मीद रखी कि ऐसी स्थिति कभी होगी कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन कानून व्यवस्था का हाल इतना बुरा है और कानून व्यवस्था जब किसी भी राज्य की खराब हो तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव डायरेक्ट महिलाओं पर ही पड़ता है, वही उससे प्रताड़ित होती है। वो कभी ठीक नहीं कर पाए और जब भी इनसे पूछो ये कहते हैं हां खराब है, बंगाल में ऐसा हमेशा से होता है। जिसका ये बदलाव नहीं कर पाए, इस बार असर वोट्स में भी दिखाई देगा। चलिए, तो भय के आगे भरोसा जीतेगा और साथ ही महिला वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी और हिंदू वोटर जो है वो भी घर से बाहर निकलकर वोट दे पाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में सरकारी नौकरी करने वाले लोग हो सकते हैं और जो हिंदू लेबर माइग्रेंट हुआ है उसका कंसोलिडेशन हो सकता है। ये बीजेपी दावे कर रही है, लेकिन मानव जायसवाल जी टीएमसी से हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने इतना काम किया है, महिलाएं भी साथ खड़ी हैं, दूसरा एम भी साथ खड़ा है और भद्रलोक तो हमारा था और हमारा ही रहेगा। बहरहाल इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा 4 मई का। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।